दोस्तों इस वीडियो के इंट्रो में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि पूरे वर्ष यानी कि 2025 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं सभी का यह एक सार संग्रह है और इससे बेहतर वीडियो शायद आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। ये एक 3-4 वीडियोज़ की एक सीरीज होगी। ये पहला पार्ट है और इस पार्ट में जितने भी बिंदु हमने समाहित किए हैं ये यूपीपीएससी की परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा एलटी ग्रेड की परीक्षा होगी। यूपीपीएससी की अगली परीक्षा एलटी ग्रेड ही है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जीआईसी हो सकता है, जीडीसी हो सकता है या फिर आरओ की मुख्य परीक्षा तब तक होने लगेगी। यानी कि जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखे बिना आप बिल्कुल परीक्षा देने ना जाएं। मैं ये कहूँगा वीडियो कितना सार्थक रहा, थोड़ा सा समय देंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए और आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्लस आपके करियर के लिए। तो ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज़ें वीडियो आपको खुद बता देगा कि ये वीडियो कितना ज़रूरी है आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल मैं आपको वो पॉइंट बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और वो सारी चीज़ें नहीं जो कि मतलब बस अनावश्यक रूप से इस वीडियो को लेंथ देती, तो उनको मैंने यहाँ पर हटा दिया है। केवल वही बातें जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट फॉर योर एग्ज़ाम है। जैसे कि फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में यह 23.3% थी। कितनी थी? 23.3%। कब? 2017-18 में। और 2023-24 में ये बढ़कर हो गई है 41.7%। यानी कि फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक सर्वे है जिसको आप ईएस कहते हैं, तो इसमें महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है वो बढ़ी है। कितना? 23.3% से बढ़कर हो गई है 2023-24 में 41.7%। ठीक है, और ये जो वृद्धि है ये ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक देखी गई है। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे कि भारत के 52वें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं BR गवई, ये जरूर याद रखिएगा। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार, याद रखना। RBI के 26वें गवर्नर शक्तिकांत दास के बाद, शक्तिकांत दास का जो पद था वो 25वां था क्रम में, और अब 26वें बने हैं कौन? संजय मल्होत्रा बने हैं। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये हैं V नारायणन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर बॉबी मुक्कमला। क्या नाम है? डॉक्टर बॉबी मुक्कमला। कैथोलिक चर्च के 14वें पोप के रूप में नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, पूरा नाम है इनका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, और अब इनका नया नाम होगा पोप लियो। ठीक है, ये 14वें पोप बनाए गए हैं कैथोलिक चर्च के, इनका नाम होगा पोप लियो। और यूरोपियन यूनियन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है दोस्तों एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो आप पढ़ेंगे तो जितने पेज का वीडियो है ना, इतने पेज में तो आपको सारे अपॉइंटमेंट ही मिलेंगे। तो यहाँ पर केवल सार संग्रह जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस, ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत संभावित है क्योंकि अप्रैल के महीने का जो भी करंट होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो अक्सर जो मैं देखता हूँ कि जो भी परीक्षाएं होती ना उसमें अप्रैल के डेज बहुत पूछे जाते हैं। अब क्या वजह है मालूम नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि 3 तारीखें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक है आपका 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल और तीसरा है आपका 22 मई। ठीक है, तो 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे और 22 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल आप रट लेना। अब यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल को जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाई गई तो उसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम रट लेना आप। थीम है
हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत कॉमन है, आपको पता होगा 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन थीम क्या है 2025 की? ये है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व महासागर दिवस, दोस्तों ये दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल की थीम है वंडर। क्या थीम है? वंडर, याद रख लेना। वंडर अगर याद रहा तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। विश्व महासागर दिवस, महासागर का वंडर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सस्टेनिंग वाट सस्टेन अस, पूरा थीम है वंडर, सस्टेनिंग वाट सस्टेन अस, लेकिन बस वंडर याद रखना, महासागर में वंडर, ठीक है। बस इतनी थीम आपको याद रहेगी। वैसे भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, देख लेना, अगर एग्ज़ाम में आएगा ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। महासागर दिवस अगर आया, विश्व महासागर दिवस, तुरंत दिमाग में आएगा महासागर में वंडर, ठीक है। और देखो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये प्रतिवर्ष होता है 31 मई को। और इस बार की थीम क्या है? ध्यान से देखो इसको, थीम है ब्राइट प्रोडक्ट डार्क इंटेंशन। समझ गए आप ना? जो प्रोडक्ट है, सिगरेट की डिब्बी बहुत अच्छी दिखती है ना, लेकिन उसका इंटेंशन बहुत ख़राब होता है। मतलब ब्राइट प्रोडक्ट तो बहुत ब्राइट है, लेकिन उसका इंटेंशन ख़राब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आपको पता ही है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस साल की थीम क्या है? 2025 की जो थीम है ये इम्पॉर्टेंट है। थीम है इसकी साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस आ गया आपका। विश्व जल दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 22 मार्च को। और क्या आपको पता है ना, अभी याला ग्लेशियर ये कहाँ पर स्थित है जो कि पिघल गया, मतलब उसकी ना क्या बोलते हैं उसको, श्रद्धांजलि भी समर्पित कर दी गई। मान लिया गया कि अब याला ग्लेशियर जो है इस धरती पर नहीं है। तो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, कई सारे देश हैं जहाँ से सारे ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं। तो ग्लेशियर संरक्षण ये थीम रखी गई थी विश्व जल दिवस की, जो कि 22 मार्च को मनाया गया, ठीक है, ये याद रखना। ग्लेशियर कंजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी आ गया आपका, ये है 22 मई को। और इसकी थीम क्या है इस बार? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो ये प्रतिवर्ष होता है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है 21 मार्च को। और 2025 में थीम क्या है? वन और भोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होगा आपका, 8 मार्च को होता है। और विश्व वन्यजीव दिवस ये होता है 3 मार्च को। 7वां जन औषधि दिवस दोस्तों ये मनाया गया 7 मार्च को। इसकी थीम बड़ी मज़ेदार है, दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। 7वां जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? 7 मार्च को, दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन रोड्स प्रोजेक्ट के बारे में। इन रोड्स प्रोजेक्ट, अब आपको लग रहा होगा कि ये रोड से संबंधित है, तो दोस्तों ये रोड से संबंधित नहीं है। इन रोड्स का मतलब हो गया इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए उसको, इन रोड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, देखो फ्रेंड्स, भारत नॉर्थ ईस्ट, समझ गए आप ना, असम वाला एरिया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड वगैरह। तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। परियोजना का नाम है इन रोड्स, लेकिन है ये किसके लिए? रबर के लिए, ठीक है। तो IN से इंडियन, R फॉर रबर, ऐसे भूलेगा नहीं आपको, पक्का याद रखना, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना भूलेगा नहीं आपको। और ये जो परियोजना दोस्तों ये PPP मॉडल पर स्टार्ट की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें भारत सरकार है प्लस रबर के जो अलग अलग मतलब रबर ब्रांड हैं और टायर निर्माता जो कंपनियां हैं, ठीक है, तीनों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया है। इसकी लागत है 100 करोड़ रुपए, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछेगा आपको? इन रोड्स फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ठीक है, लागत वागत नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए नोमैडिक एलिफेंट, कई बार आपको लगता होगा कि नोमैडिक एलिफेंट, आपको ये भी पता है कि ये जो एक्सरसाइज होता है सैन्य अभ्यास, इसे भारत और मंगोलिया मिलकर करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ना कि हाथी जो हैं, अब एलिफेंट नाम है इसमें, तो इसका मतलब हो गया नोमैडिक मतलब खाना बदोश, एलिफेंट माने हाथी, खाना बदोश हाथी। तो मंगोलिया में हाथी पाए जाते होंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मंगोलिया का जो क्लाइमेट है वो इतना ठंडा है ना, वहाँ पर हाथी रह ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर हाथी वाथी तो होते नहीं हैं। हाँ, वहाँ पर एक हाथी रहा करता था कभी, मतलब हाथी बिल्कुल नहीं वहाँ पे,
फिर भी ये जो एक्सरसाइज है इसे हम कहते हैं नोमैडिक एलिफेंट, खाना बदोश हाथी, बस नाम है, ठीक है, हाथियों का इससे कोई संबंध नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष जितने भी जो आयोजन हुए हैं, सैन्याभ्यास हुए हैं, इन सैन्याभ्यासों में 2-3 सैन्याभ्यास को छोड़ दो ना, बाकी सारे सैन्याभ्यास भारत ने, मतलब भारत ने क्या किया है, जिसके साथ होता है ना उस देश में जाके कर लिए। भारत में बहुत कम हुआ, भारत में बस यहाँ पर तो बस 2 ही हैं, जैसे कि एक डस्ट लीक आ गया आपका, डस्ट लीक जो है ये भारत में हुआ था, और इसके अलावा एक और सैन्याभ्यास है साइक्लोन, बस 2 सैन्याभ्यास ये भारत में हुए थे। हालांकि और भी हुए हैं, लेकिन ये जो लिस्ट है उसमें ये 2, बाकी सारे के सारे हमने उन्हीं के देश में जाके कर लिए। जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के साथ करता है, तो ये अभ्यास हमने मंगोलिया में जाके कर लिया। 31 मई से लेकर 13 जून के बीच में उलान बटोर मंगोलिया में जाके हमने कर लिया। नेक्स्ट है आपका डस्टलिक अभ्यास, तो ये अभ्यास भारत करता है किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। हाँ, ये आयोजन हमने कर लिया औंध पुणे में, ठीक है, 16 से 28 अप्रैल 2025 के बीच में। नेक्स्ट है आपका युद्धाभ्यास शक्ति, तो शक्ति नामक जो फ्रेंड्स युद्धाभ्यास है इसे भारत और फ्रांस मिलकर करते हैं। आपको पता है ना कि फ्रांस और भारत की आजकल खूब बन रही है, और हमने कई सारे जो है आपको पता ही है राफेल वगैरह हमने फ्रांस से ही लिए हैं, तो शक्ति हम लोग जुटा रहे हैं, ठीक है। तो शक्ति नामक अभ्यास भारत और फ्रांस ये 2 देश मिलकर करते हैं। तो इस बार हमने ये शक्ति नामक अभ्यास फ्रांस में ही जाके कर लिया था, ला कैलिबरी में। ये ला कैलिबरी नहीं भी याद रहेगा चलेगा, फ्रांस में कर लिया था 10 से 23 मार्च के बीच में। अगला आपका है धर्म गार्जियन, ये भी आपको पता ही है कि ये जो अभ्यास है भारत और जापान मिलकर करते हैं। इस बार हमने इसका भी आयोजन जापान में ही जाके कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि 2026 में बहुत सारे आयोजन होने वाले हैं भारत में ही, क्योंकि ये लगभग ना अल्टरनेट होता है कि एक साल हम आपके यहाँ आएंगे, अगले साल आप हमारे यहाँ आएंगे। तो इस बार हम खूब गए हैं, तो अगली बार सब लोग खूब आएंगे, मेहमान अगले साल ज़्यादा आने वाले हैं। वरुण नामक अभ्यास दोस्तों ये भारत और फ्रांस मिलकर करते हैं। ध्यान देना कि ये जो शक्ति अभ्यास है ये सैन्य अभ्यास है, जबकि वरुण जो है ये आपका नेवल एक्सरसाइज है, अरब सागर में किया गया, ठीक है, 19 से लेकर 22 मार्च के बीच में भारत और फ्रांस ने। साइक्लोन नामक अभ्यास 10 से 23 मार्च के बीच में किया गया था। आपको पता ही है साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र मिलकर करते हैं। राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में इसका अभ्यास किया गया, ठीक है। एक्वेरिन नामक अभ्यास भारत और मालदीव मिलकर करते हैं, ठीक है। एक्वेरिन अभ्यास कौन करता है, भारत और मालदीव, तो इसका आयोजन भी हमने मालदीव में ही जाके कर लिया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, यहाँ से ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लो, यहाँ से एग्जाम में पॉइंट आपके बन सकते हैं। जैसे कि ये जो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी है ये आंकड़े 2024 के लिए हैं, ठीक है, 2024 के आंकड़े हैं, जिसमें दुग्ध उत्पादन में नंबर 1। अब यहाँ पर देखो अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं जो कि हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं, उसमें कौन सा स्टेट सबसे अधिक है, टॉप 3 के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, दूध, तो दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये तीन जो हैं टॉप 3 स्टेट हैं जो कि सबसे अधिक दूध का उत्पादन करते हैं। दूध के बाद अंडा उत्पादन, तो अंडा उत्पादन में नंबर 1 पर आंध्रा है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। अंडा उत्पादन में टॉप पर कौन है, आंध्रा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। दूध हो गया, अंडा हो गया, तो बात करेंगे मांस के बारे में। तो मांस उत्पादन में दोस्तों वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, और यूपी नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है, ठीक है। मांस उत्पादन में यूपी दूसरे स्थान पर है, वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं ऊन के उत्पादन में, तो ऊन के उत्पादन दोस्तों राजस्थान नंबर 1 पर है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है। सारी बातें क्लियर। ध्यान देना कि 25वीं और 26वीं यानी कि हमारे पास कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं, 26 हो गई हैं। तो 25वीं बनी थी IRCTC, 26वीं बनी थी IRFC। हो सकता है कि आपको मिलाने के लिए दे दे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 25वीं लगाना IRCTC, 26वीं लगाना IRFC, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार के बारे में। अब एबेल पुरस्कार, क्योंकि इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मतलब ये संबंधित है किसी गणितज्ञ को दिया जाता होगा, मैथमेटिशियन को। तो अभी तक क्या किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिला? हाँ मिला था। कब? 2007 मिला था श्रीनिवास वर्धन को, ठीक है। ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको
अब तक एबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब अभी तक केवल एक गणितज्ञ हैं भारत के, ये हैं आपके श्रीनिवास वर्धन, जिनको ये पुरस्कार दिया गया। 2025 का एबल अवार्ड गया है जापान के मसाकी काशीवारा को। क्या नाम है? मसाकी काशीवारा। ठीक है। अगला है आपका गांडीव मिसाइल। ये गांडीव किसका धनुष हुआ करता था? गांडीव बताना, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर स्टैटिक के 3 पॉइंट पूछता हूँ। आपको ये बताना है कि भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था, भगवान राम के धनुष का क्या नाम था, और अर्जुन के धनुष का क्या नाम था। देखते हैं कितने लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये स्टैटिक के प्रश्न हैं। तो देखो, गांडीव मिसाइल, इसका दूसरा नाम अस्त्र EMK-3 है। क्या नाम है? अस्त्र EMK-3। अस्त्र और शस्त्र में क्या फ़र्क होता है बताना। एक बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब ये जो गांडीव मिसाइल है दोस्तों, यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज इसका मतलब होता है कि आँखों से आप इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये हवा से ही हवा में काम कर जाएगा, मतलब इसे हवा में ही दाग सकते हैं और ये हवा में ही अपने लक्ष्य को भेज सकता है। बहुत शानदार है गांडीव मिसाइल। और इसमें जो है ना सॉलिड फ्यूल प्रयोग में लाया गया है। तो ध्यान देना कि डबरेट रेजमेट नाम का एक सॉलिड फ्यूल है जिसका प्रयोग इसमें किया गया है, और ये एक ऐसी तकनीकी है जो इसको बहुत अधिक गति प्रदान करती है। यह मैक 5 यानी कि ध्वनि के 5 गुना रफ्तार से ये अन्य लक्ष्य को भेज सकती है। तो याद रखना, बहुत शानदार है ये। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है टायलर पुरस्कार 2025। ध्यान देना, टायलर पुरस्कार 2025 ये दिया गया किसको? सैंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रोंडिजियो को। एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन याद रखना कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है, ये दिया गया है किसको? जतिंदर कौर तूर को। क्या नाम है? जतिंदर कौर तूर। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया दोस्तों किसको? ऑस्ट्रेलिया के जल विज्ञानी, क्या नाम है? गुंटर ब्लासेक। गुंटर ब्लासेक को दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ठीक है, तो ये पुरस्कार दोस्तों आप जानते हैं ना, आर्किटेक्ट का नोबल कहा जाता है। तो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 ये दिया गया लियू जियाकुन को, जो कि चीन के हैं। तो बात करते हैं अब सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार के बारे में। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025, ये पुरस्कार दोस्तों गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव या भारत जगदेव, जो भी लिखिए, डॉक्टर भारत जगदेव और ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा को प्रदान किया गया है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार ये कौन देता है? तो इसे टेरी यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान भारत की ओर से इसे दिया जाता है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार इसे दिया गया है गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव और ब्राज़ील के पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा को इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत के 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 2 शहर हैं जो कि वेटलैंड सिटी यानी कि विश्व स्तर पर वेटलैंड शहर बन गए हैं? ये हैं दोस्तों आपके उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश। इन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ पर बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय दोस्तों इसका उद्घाटन 23 नवंबर 2024 को OP जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा में किया गया था। और उद्घाटन किसने किया था? तो ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। करेक्ट। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर है? हरियाणा में है, OP जिंदल विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है आपका 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो पहले शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी? 6 हुआ करती थी। कौन कौन सी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अब 3 अक्टूबर 2024 को कुल मिला के 5 और भाषाएं शामिल हो गई हैं शास्त्रीय भाषाओं में, इनको मान्यता मिल गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ये कौन कौन सी हैं? मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया और बांग्ला। ठीक है, तो अब कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई दोस्तों? तो 11 हो गई हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत का 23वां विधि आयोग, बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मैंने देखा है कि विगत 1 साल के अंदर जिस भी बोर्ड की परीक्षा हुई है, जिस भी आयोग की परीक्षा हुई है,
उसमें ना इसको जरूर शामिल किया गया। तो भारत का 23वां विधि आयोग, ध्यान देना, इसकी अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को, कई बार ना कंफ्यूज करेंगे आपको, लिख देंगे 2 सितंबर 2023, 2022, 2025, कंफ्यूज मत होना। ध्यान देना कि अगर बात होगी 23वें विधि आयोग के बारे में, 23rd लॉ कमीशन के बारे में, तो ये 24 में आया है। 2 सितंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा। ये 3 साल के लिए होगा, इसकी अवधि 3 वर्ष होगी। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसकी अवधि रहेगी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो आपका 23rd लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रिटायर्ड न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करते हैं UNCCD का 16वां सत्र, जिसको नाम दिया गया है COP 16। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ध्यान देना कि UNCCD 16वां सत्र COP 16, इसका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में किया गया 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2024 के बीच में। इसकी थीम रखी गई थी हमारी भूमि हमारा भविष्य। और 2026 में जब COP 17 होगा तो ये मंगोलिया में होगा। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, तो COP 16 और COP 17 के बारे में हो रही है, ठीक है। अभी COP 29 और COP 30 के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना, अगर थोड़ा ये पीछे वाला हो गया ना, जैसे कि ये COP 16 था, तो इसका संबंध जो है वो बायोडाइवर्सिटी से है। जबकि अगर बात होगी यहाँ पर COP 29 या COP 30 के बारे में, तो ये क्लाइमेट चेंज पर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण। अब स्टैचू ऑफ वेलोर, तो आपको लग रहा होगा कि ये जगह जो है वो साउथ में कहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? जोरहट, असम में। तो जोरहट असम में जो अहोम जनरल थे लाचित बोरफुकन, इनकी 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, लाचित बोरफुकन का जन्म ये कब हुआ था? 1622 में हुआ था। 1671 में एक सरायघाट की लड़ाई हुई थी, जिसमें मुगलों ने असम पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से मुकाबला किया गया और मुगलों को विफल कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से ये सम्मानित व्यक्ति हैं लाचित बोरफुकन। इनकी 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जोरहट, असम में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जीवन योजना ध्यान से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन योजना का जो संबंध है दोस्तों वो एथेनॉल से है, ठीक है। और एथेनॉल आपको पता ही है कि जो व्यावसायिक रूप से एथेनॉल बनाने के लिए कंपनियां यहाँ पर स्थापित की जाएंगी, फैक्ट्रियाँ चलाई जाएंगी, इससे किसानों को लाभ पहुँचेगा। मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि एथेनॉल बनाया जाए व्यावसायिक रूप से और एथेनॉल प्रोडक्शन में किसानों को फ़ायदा मिल सके। तो इस प्रधानमंत्री जीवन योजना को कौन गवर्न करता है दोस्तों? तो इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की यह योजना है। इसे 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ध्यान देना कि इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टॉप पर कौन है दोस्तों? तो ओडिशा इसमें टॉप पर है। यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिरता का आकलन करता है, ठीक है। बात करते हैं पंबन रेल ब्रिज के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो पंबन रेल ब्रिज है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना कि यह रामेश्वरम को तमिलनाडु का जो मंडपम है वहाँ से इसको कनेक्ट करता है। और पंबन ब्रिज क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा पूछता है कि गौरव क्या है, नीचे ऑप्शन दे देगा आपसे। मतलब एक वैक्सीन है, एक कंप्यूटर की टेक्निक है, या एक बम है, या एक रसायन है, ठीक है। तो गौरव दोस्तों याद रखना एक ग्लाइड बम है। ग्लाइड मतलब तैरता हुआ बम, काफ़ी दूरी तय करता है ये, ठीक है। तो अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के
ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। मतलब ये ना, ये बम ऐसा है जो कि 100 किलोमीटर तक का दायरा जो है वो तय करके अपने लक्ष्य को सटीक भेज सकता है। मतलब 100 किलोमीटर तक, समझ रहे हैं आप ना, दूरी समझो। तो फिलहाल ये एक ग्लाइड बम है। और नेक्स्ट है आपका भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिए गए हैं। अब आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ पर करूँगा, हालांकि उत्तर भी मैं आपको दे दूँगा। आपको बस ये बताना है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप बताओ अगर आप जानते हो तो। ध्यान देना कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसी के साथ यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 14 कृतियाँ जो है शामिल हो चुकी हैं। कितनी? 14 हो गई, एग्जाम में आ सकता है। ध्यान देना कि IAS तमिल मेडिकल पांडुलिपि संग्रह को, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है, यह पहली किताब थी जिसे जो है इसमें यानी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था 1997 में। तब से लेकर अब तक 14 ये चीज़ें हो गई हैं, मतलब ये 14 कृतियाँ हैं जो कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, अब बात हो रही है यहाँ पर किसके बारे में, तो मैंने पूछा था आपसे ना नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो ध्यान देना, नाट्य शास्त्र रचयिता ये भरत मुनि है। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि अगर आप पूरे साल की वार्षिकी पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो हमने इसके लिए एक बहुत शानदार जो है PDF तैयार करी है जो कि मंथली है। लेकिन इसको हमने इस तरीके से तैयार किया है कि साल का जो पहला 6 महीना है उसकी PDF एक है, उसके बाद 2-2 महीने, जैसे कि जो पहली अर्धवार्षिकी है इसमें हमने कवर किया है जनवरी से लेकर जून तक। इसके बाद जो दूसरी आने वाली है, बस आने वाले कुछ समय में आ जाएगी आपके सामने, उसमें हमने कवर किया है जुलाई और अगस्त को। इसी प्रकार सितंबर और अक्टूबर को 2-2 महीने की PDF मैं आपको दूंगा और पूरा साल आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये PDF पढ़ना तो आप बेहिचक जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के बारे में। ये कप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ किसी भारतीय ने विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि विश्व मुक्केबाजी कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखना, नाम है इनका हितेश गुलिया। हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम वर्ग में पहली बार किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी कप में। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है हितेश गुलिया ने जीता है, बाकी 1 रजत है, 4 कांस्य हैं। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हितेश विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। फॉर ऑल, किसी भी कैटेगरी में पहले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कोई पेपर सेटर ऐसा हुआ ना जो कि थोड़ा पढ़ता लिखता है, मतलब पेपर के ही केवल सेट नहीं करता है, पढ़ता लिखता भी है, तो वो इस प्रश्न को रखेगा, देख लेना आप। अब ये जो दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप हुआ है, ध्यान देना कि यह दूसरी बार है एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। तो आयोजन तो नई दिल्ली में हुआ, तो भारत टॉप पर है। भारत ने कुल 83 स्वर्ण जीते हैं और मेडल टैली में भारत टॉप पर है, ठीक है। 83 स्वर्ण मैंने बोला क्या, 83 पदक जीते हैं, बस इतना याद रखो। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम है दोस्तों सिंघवा, SINVHA, सिंघवा, ठीक है, सिम्हा नहीं, सिंघवा। नेक्स्ट है आपका भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है ओडिशा का सिमलीपाल वन अभयारण्य। अब ये बन चुका है नेशनल पार्क, ठीक है। तो ओडिशा में अब 2 नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो ओडिशा सरकार ने 24 अप्रैल को सिमलीपाल को भारत का 107वां और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। सिमलीपाल दोस्तों मिलेगा आपको ओडिशा के मयूरभंज जिले में। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(4) के तहत राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है। ध्यान देना कि जो भी अभयारण्य होते हैं या जो भी इस तरीके के वन होते हैं, अगर उनको नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना है, तो इसके लिए जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी धारा 35(4) के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। यह जंगली मेलेनिस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र आवास है। यानी कि यहाँ पर जो बाघ पाए जाते हैं ना, उनमें जो पीली धारियाँ होती हैं वो शेष विश्व से थोड़ी सी ज़्यादा पीली होती हैं। नेक्स्ट है आपका
टाइम्स हायर एजुकेशन THE, ये एक यूके की पत्रिका है जो कि जारी करती है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ठीक है। तो इसमें टॉप 100 में भारत की केवल एक यूनिवर्सिटी है, IISc बेंगलोर। और टॉप पर कौन है? टॉप पर चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, ये टॉप पर है। शीर्ष 100 में भारत का केवल एक संस्थान है, IISc बेंगलुरु। ये 13वां संस्करण है जो कि THE टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है। और ये क्या है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो एशिया के 35 देशों के 853 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से सबसे अधिक जो विश्वविद्यालय हैं वो जापान के इसमें रखेंगे, दूसरे स्थान पर भारत है। जापान के कुल 119 विश्वविद्यालय इसमें रखे गए हैं, भारत के 107। तो जापान के बाद भारत के ही सबसे अधिक विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। दोस्तों 9 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के लिए जारी किया गया। ध्यान देना कि ये जो पंचायत उन्नति सूचकांक है ये पहला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके जो आंकड़े हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में जारी किया गया था, लेकिन ये सूचकांक है 2022-23 के लिए। यह सूचकांक स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों के प्रदर्शन पर आधारित है। 9 विषय, बस इतना याद रखना, बाकी मैं आपको बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त हो, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित पंचायत हो, और सुशासन युक्त पंचायत हो, और महिलाओं को इसमें यानी कि महिला अनुकूल पंचायत हो। ये 9 पॉइंट ध्यान में रखकर ये जो पंचायत उन्नति सूचकांक है इसे जारी किया गया। पहली बार जारी किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरे भारत में कोई भी पंचायत अचीवर की श्रेणी में नहीं आई। मतलब ये जो 9 बिंदु यहाँ पर शामिल किए गए हैं, इन 9 बिंदु पर खरी कोई भी पंचायत उतरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी में शीर्ष पर आ गई है धनोहरी ग्राम पंचायत, ये बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। और गुजरात से सबसे अधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में हैं। तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है। तो गुजरात से सबसे अधिक 346 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल की गई हैं अग्रणी श्रेणी में। अचीवर श्रेणी में कोई भी पंचायत इसमें नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आगे सीरीज चलती रहेगी, 3-4 वीडियो आएंगे और इस प्रकार से आपकी जो वार्षिकी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर ये सीरीज आप चाहते हैं लगातार चलती रहे तो इसे लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो भी थोड़ा बहुत और चल जाता है। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप कहेंगे ना तो इसकी PDF भी मैं तैयार कर दूंगा। तो ये जो चारों पार्ट हैं बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद फिर मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा, एक PDF बना के दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।